हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 हमारा सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सौरमंडल में जितने ग्रहों, उपग्रहों और क्षुद्र ग्रह होते हैं उन सभी के बारे में इस चैप्टर 1 में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोविंद अपने पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे क्यों टिमटिमाते हैं? कुछ में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? ऐसा गोविंद ने अपने पिताजी से दो क्वेश्चन करते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं और टिमटिमाते हो तो कुछ में कम तो कुछ में ज़्यादा क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये आगे पढ़ने पे चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो हमें इस दोनों क्वेश्चनों का आंसर हमें मालूम हो जाएगा। पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे। तारामंडल घूमने की जगह होते जहाँ गोविंद और अपने पिताजी उनके पिताजी तारामंडल घूमने गए। वे वहीं तुम्हारे समझ में सारी बातें आ जाएगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उसके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा परिवार है उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य रहते हैं। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं, यानी अन्य भी आकाशीय पिंड होते हैं। सूर्य होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं और अन्य आकाशीय पिंड होते हैं। कुछ ही देर बाद तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ तारामंडल में गया। सूर्य सौर परिवार का मुखिया। सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। जो सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी आप लोग सौरमंडल के सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत पर नीचे धीरे धीरे अंधेरा छा गया। तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपने कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या? यह तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा और कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार के सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। यह परिवार के सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। यानी सौर परिवार में जितने भी सदस्य हैं मिलेंगे आगे पढ़ने पे, वो सभी किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह उगती हुई आग की लपेटें दिखाई देती है। दूरबीन से देखते तो सूर्य की सतह जो होती है उगती हुई आग की लपेटें दिखाई देती है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग सौर प्रज्वल जिसे हम लोग सौर प्रज्वल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर पृथ्वी को हम सूर्य को क्रिकेट के गेंद माने तो पृथ्वी को राई के दाने के बराबर मानना होगा। और अगर हम लोग सूर्य को क्रिकेट का गेंद माने तो पृथ्वी को राई के दाने के बराबर मानना होगा। आइए हम लोग समझते हैं डिटेल में इसको। ये सूर्य है, ठीक। इसे क्या माना? क्रिकेट का गेंद। इसे क्या माना हम लोग? क्रिकेट का गेंद माना। इस सूर्य को अगर क्रिकेट का गेंद मानोगे, इसे क्रिकेट का गेंद मानोगे, ये सूर्य है, तो पृथ्वी को हमें राई की दाने के बराबर मानना होगा। ये राई का दाना, इसे क्या बोलेंगे? पृथ्वी, अर्थ। इसे राई के दाने के बराबर मानना होगा। सूर्य को क्रिकेट का गेंद मानोगे तो पृथ्वी को राई के दाने के बराबर मानना होगा। ग्रहों से परिचय। सूर्य से परिचित हो गया हम लोग। सबसे बड़ा ग्रह सूर्य क्या है? सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। सूर्य को दूरबीन से देखने पर उगती हुई आग की लपेटें दिखाई देती है। सौरमंडल में सभी जो होती है, सौरमंडल में सभी ग्रह और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और सूर्य परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। अब ग्रहों के बारे में जानेंगे। थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा आकाश की ओर छोटा था, सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी यह क्या चमकने लगा?
इतने में कुछ और गोले उबड़े और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का निशान चिन्हित बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के चारों तरफ जो घूम रहे थे क्या थे? 8 गोले थे। इसे ही ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। इसकी संख्या कितनी? 8। सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं, इससे स्वयं प्रकाश नहीं होता। इनके नाम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए, कोई बोले ग्रह किसे कहते हैं, तो वैसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए। ये बीच में सूर्य है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। सबसे नज़दीक में कौन है? बुध। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं तीसरा नंबर पे, जिस पर जीवन संभव है। यही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। उसके बाद लाल ग्रह जिसे हम कहते हैं वो क्या है? मंगल। लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। उसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। शनि जिसके चारों तरफ छल्ले होते हैं उसे शनि ग्रह कहते हैं। ये 8 ग्रह। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है, उद्घोषक ने पुनः कहा, तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, इसलिए उसमें अधिक चमक है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यही मंगल ग्रह है जो लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? वैसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए। चलिए समझते हैं। ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाएगा? ग्रह। तो ग्रह किसे कहते हैं? वैसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसके चारों तरफ कौन कौन सभी ग्रह हो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है? बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। सब अपने अपने जगह पे चक्कर लगाता है। ये सूर्य है तो सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, उसके बाद जिस पर हम लोग रहते हैं नीला ग्रह पृथ्वी, उसके बाद मंगल जिसे लाल ग्रह कहते हैं, फिर बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि ग्रह जिसके चारों तरफ छल्ले होते हैं, उसके बाद अरुण जो विपरीत दिशा में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमती है, और वरुण जो सबसे दूर का ग्रह है उसे क्या बोलते हैं? वरुण ग्रह। ये 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिताजी ने कहा, गौर से देखो, 2 ऐसे भी ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रही है। तभी उद्घोषक, 2 ऐसे ग्रह हैं जो अन्य दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रही है। चलिए इसके बारे में जानते हुए 2 ग्रह कौन कौन है। किताब में तो बताया नहीं है, चलिए हम बताते हैं। वो 2 ग्रह कौन है जो अन्य ग्रहों की दिशा में ना घूमकर वह विपरीत दिशा में घूमती है। यह सूर्य है, ठीक, ये बुध है, इधर मान लीजिए क्या? वेस्ट, इधर मान लीजिए ईस्ट यानी पूर्व, इधर पश्चिम। सभी ग्रह है बुध, पृथ्वी, सभी ग्रह क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। क्या? कैसे? पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है सभी ग्रह है। ऐसे सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है। और 2 ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की तरफ न जाकर वह पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है। वो 2 ग्रह कौन कौन है? आइए नाम जानते हैं। तो वह 2 ग्रह हैं शुक्र, वो कौन कौन है, और उसके बाद अरुण। 2 ग्रह कौन कौन है? शुक्र है और अरुण ग्रह है जो अन्य ग्रहों की दिशा में ना घूमकर
वे अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं, तो वे 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। चलिए इतना समझ गया। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले हैं। प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रहों के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा में दी गई है। प्लूटो पहले 9 ग्रह थे, 9वां ग्रह प्लूटो था, जिसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। अब 8 ही ग्रह है। आसमान में तारे टिमटिमाते तारे। सूर्य के बारे में जान गए, अब ग्रहों के से भी परिचित हो गए हम लोग। अब आसमान में जो टिमटिमाते तारे हैं, जो गोविंद ने अपने पिताजी से प्रश्न पूछा था, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसी में अधिक चमक तो किसी में कम चमक क्यों होती है, तो ये हमें पढ़ने पर मालूम चल जाएगा गोविंद का जवाब, और आप लोगों का भी मन में जो प्रश्न होगा उसका भी जवाब। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य के ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है, चूंकि ये तारे हमसे काफी दूर होते हैं। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश नहीं होता है। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश से ग्रह प्रकाशित था, लेकिन तारों का अपना प्रकाश होता है, ये खुद का प्रकाश होता है तारों में। क्योंकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। किस लिए टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यह हमसे बहुत दूर है, यानी तारों की पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत अधिक है। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं, कुछ तारे क्या है, सूर्य से भी बड़े हैं। जैसे हमने जाना कि सूर्य को क्रिकेट का गेंद माने तो पृथ्वी को राई के दाने के बराबर मानना होगा। सूर्य को अगर क्रिकेट का गेंद माने सूर्य की अगर क्रिकेट का गेंद माने पृथ्वी को राई के दाने के बराबर मानना होगा। लेकिन कुछ तारे ऐसे हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं। क्या है, कुछ तारे ऐसे हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं। ठीक है, सूर्य भी तो एक तारा ही है, वो आग का तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय, 8 मिनट का समय लगता है। ये मान लीजिए ये सूर्य, ये क्या है, ये सूर्य है। ठीक, इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। सूर्य के नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष लगता है। तो सूर्य के सबसे नजदीक का तारा इसे मान लेते हैं, ये सूर्य है, यह नजदीक के तारा। इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 4 वर्ष, लगभग 4 साल तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। चलिए, तारे के बारे में हम लोग जान गए। आसमान में टिमटिमाते हुए तारे हमें मालूम चल गया। पृथ्वी हमारा घर जिस पर हम लोग रहते हैं, वो कौन सा ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं, तो वो पृथ्वी है। यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अब गोविंद को तारे का रहस्य समझ में आने लगा, तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चले। गोविंद चौंका, अरे हम तो धरती पर ही है। छतरी नुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अब यहाँ पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, क्योंकि हमें जीवन, किसी भी जीवों को जीवित रहने के लिए जल जरूरत है, भोजन जरूरत है और गैस जरूरत है, आवश्यक गैसों की जरूरत है। तो पृथ्वी पर जल भी है, भोजन भी है और आवश्यक गैसें भी मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। ऐसा क्यों, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर क्यों आती है, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परिवर्तित होती है तथा सूर्य की सतह से नीले रंग का परिवर्तन अधिक होता है। सूर्य की सतह से नीले रंग की परिवर्तन अधिक होता है,
क्योंकि पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल से घिरा है, इस कारण नीला रंग का परिवर्तन सर्वाधिक होता है। 71% भूभाग जो है जल से घिरा हुआ है, मात्र 29% स्थल है जिस पर सभी जीव, वनस्पति, जंतु रहते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी, जिस पर 71% भाग पे क्या है, जल, 71% जल है और 29% स्थल। 71% जल, ये जो है ये क्या है, स्थल है। ये 29% स्थल है, यानी ये एक बाकी का 71% ये क्या है, ये जल है। बाकी का 71% जल है। तो जल का अधिक होने के कारण पृथ्वी नीला नजर आता है। जलीय भार अधिक रहने के कारण प्रकाश का परिवर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है, जिसे नीला ग्रह कहते हैं। ग्रहों के बारे में हमें जानकारी हो गई। वैसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ग्रह बोलते हैं। और उपग्रह के बारे में जानेंगे, उपग्रहों की सैर। उद्घोषक ने बताया ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोले पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक भी पिंड घूम रहा है। पृथ्वी के चारों ओर एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, वह आवाज गूंजी, यही है चांद। वह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के इर्द गिर्द एक पिंड घूम रहा था, इसका नाम क्या था, चांद। यह क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। अब चलिए उपग्रह के बारे में जानते हैं। ये मान लीजिए क्या, ये सूर्य है, ठीक। देखिए चारों तरफ हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं उसे कहते हैं पृथ्वी, अर्थ। इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, यानी वैसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए उसे क्या बोलते हैं, ग्रह। उसे ग्रह बोलते हैं, उसे ग्रह बोलते हैं। लेकिन वैसा आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाए तो उसे बोलेंगे उपग्रह। जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो क्या हुआ, ग्रहों का जो चारों तरफ चक्कर लगाए उसे क्या बोलेंगे, उपग्रह बोलेंगे। तो मात्र एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, वो कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय, 1.25 सेकंड लगाता है। ये क्या है, पृथ्वी। देखिए चारों तरफ चक्कर लगाता है मून। मून यानी चंद्रमा। इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.25 सेकंड, लगभग 1.25 सेकंड समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। और सूर्य का प्रकाश कितना समय लगता था, लगभग 8 मिनट का समय लगता था सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, चंद्रमा का 1.25 सेकंड। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। क्या, चंद्रमा एक परिक्रमा जो है ना 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। देखिए इसका पृथ्वी का परिक्रमा करता है चंद्रमा, जो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। ये मान लीजिए क्या, पृथ्वी जिसका चक्र परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा। कितने दिनों में जानते हैं, 27 दिन और कितने घंटे, और 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे, 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है पृथ्वी का एक चक्कर तय करने में चंद्रमा को। यानी मान लीजिए चंद्रमा यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक आने में 27 दिन 8 घंटे का समय लग जाता है। इसी को बोलते हैं एक चक्कर चंद्रमा पृथ्वी को कितने दिनों में तय करती है, 27 दिन 8 घंटे में तय करती है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूमती है। वह अपने अक्ष का क्या मतलब है, यानी मान लीजिए ये क्या है, चंद्रमा है, ठीक, मून। तो अपने अक्ष पर ही एक बार नाचती है। यानी जैसे मान लीजिए सीलिंग फैन जो घर में लगा होता है,
सीलिंग फैन यानी पंखा, सीलिंग फैन होता है जो क्या होता है अपने ही अक्ष पर, ये जब घूमता है अपने अक्ष पर, जो पंखा है तो अपने ही अक्ष पर होता है, अपने ही अक्ष पर वह घूमते रहता है। और एक चक्कर पूरा कब तय करता है, कितना समय लग जाता है, तो 27 दिन 8 घंटे का समय लग जाता है उसे एक चक्कर पूरा करने में। अपने ही अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 8 घंटा का समय लगता है। अपने ही जगह पर उसे गोल गोल घूमने में 27 दिन 8 घंटा का समय लगता है। अपने अक्ष का मतलब है अपने अक्ष से दूसरे जगह में नहीं जाना, अपने ही जगह वह नाचते रहना, इसको बोलते हैं घूर्णन गति। चलिए आगे समझेंगे। यही कारण है कि वह सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है। यह इस दिन मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। कुछ ग्रह के तो कई कई उपग्रह है जो, और किसी का ना भी एक भी नहीं है। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह है और किसी ग्रहों का एक भी उपग्रह नहीं है। जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, कौन है, चंद्रमा। जैसे अकेले बृहस्पति का 63 है। बृहस्पति के कितने ग्रह है, 63। यानी बृहस्पति ग्रह है, उसके चारों तरफ कितने उपग्रह चक्कर घूमते रहेंगे, तो 63 उपग्रह है जो उसके चारों तरफ घूमते रहेंगे। और शनि के 62 उपग्रह है। कुछ बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र कोई चक्कर लगाएगा तो एक भी उपग्रह नहीं, यानी बुध शुक्र कोई चक्कर नहीं लगाता है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है, जो शनि का उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश होता है। उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता। उपग्रह क्या है, अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे उपग्रह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चलिए आगे। इसी के साथ उस घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार के वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाओं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत और अंधविश्वासों से। शोध समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा कि मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नई बताई। सौर परिवार में तारे, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। कौन कौन सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और सौर परिवार में कौन कौन थे, तारे थे, ग्रह थे, उपग्रह थे, अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाता है। और छोटे छोटे पिंड के भी बारे में जानेंगे। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा आकाश में क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होते हैं। किसके बीच, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच। चलिए समझते हैं। ये सूर्य है, इसके सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, ठीक। उसके बाद शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह। उसके बाद पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव है, जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी। उसके बाद मंगल, जो लाल रंग होने के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। उसके बाद बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है, जो सबसे बड़ा ग्रह। और क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच ये क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसके बीच, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच ये उपग्रह सब होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलीयविदों का मानना है कि ये ग्रहों के ही टूटे हुए भाग है जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, सीरस। चलिए ये चार्ट को पहले समझिए। इस तरह ग्रहों का नाम दिया गया है। कितने ग्रह, 8 ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरुण, वरुण को और यूरेनस और नेपच्यून दो नाम से और जाना जाता है। इसका दो नाम है, यूरेनस और नेपच्यून। घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, उपग्रहों की संख्या।
उपग्रहों की संख्या यानी समझे हैं, यानी जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाए। बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, शून्य है, यानी बुध को कोई चक्कर नहीं लगाता। शुक्र का भी 0 है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है, जो बताए हैं कि 27 दिन और 8 घंटे में एक दिन एक चक्कर पूरा करता है। यही एक उपग्रह है पृथ्वी का। मंगल का 2 है, बृहस्पति का 63 है, शनि का 62 है, यूरेनस का 27 है, नेपच्यून का 13 है। ये ग्रह उपग्रह और बचा घूर्णन समय और परिभ्रमण समय, इसके बारे में जानेंगे। चलिए इसके बारे में समझते हैं। घूर्णन और परिभ्रमण क्या होता है। पहले परिभ्रमण। ठीक है, तो ये सूर्य है, ठीक, इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, यानी यहाँ से स्टार्ट किया और इसके चारों तरफ घूमते 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 यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया, परिभ्रमण, यानी परिक्रमा किया। यानी मान लीजिए क्या, पृथ्वी कितने दिनों में तय करती है, तो पृथ्वी 300 घूर्णन गति 23.9 घंटा, घूर्णन गति 23.9 घंटा में तय करती है, यानी लगभग एक दिन 24 घंटा, यानी लगभग एक दिन लगता है घूर्णन गति करने में। घूर्णन गति यानी यहीं पे है पृथ्वी और अपने ही जगह पे, तो घूर्णन में इसे लगता है कितना समय, 23.9। परिभ्रमण यानी यहाँ से स्टार्ट किया, पूरा घूमते घूमते अपने अक्ष पर फिर आ गया, अपने जगह पे फिर आया, उसको बोलेंगे परिभ्रमण। और घूर्णन गति यानी अपने ही जगह पे, जिस तरह से पंखा होता है ना, अपने ही जगह पे नाचते रहता है, घूमते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। ये अपने जगह पे इसी जगह घूमते रहेगा, इसको घूर्णन गति बोलेंगे। इसको 23.9 घंटा का समय लगता है, यानी लगभग एक दिन का समय लगता है। परिभ्रमण गति का कितना दिन समय लगता है, तो यहाँ से पृथ्वी अगर सूर्य का परिक्रमा करना स्टार्ट किया, फिर परिक्रमा करते करते यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ 365.3 दिन, यानी 365.3 दिन, यानी लगभग 1 वर्ष का समय लगता है परिभ्रमण करने में। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में पृथ्वी को 1 वर्ष का समय लगता है। चलिए इसे हमें आशा है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी आकाश में टूट कर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूट कर गुजरते हैं। इसे उल्का पिंड कहते हैं। टूट कर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल में गड्ढे बन जाते हैं। और आकाशगंगा की तारों की नदी, आकाशगंगा को तारों की नदी किसे का बोला जाता है, आकाशगंगा को। चलिए अब उस आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी है। हम लोग किस आकाशगंगा पे रहते हैं, तो मिल्की वे आकाशगंगा पर हम लोग रहते हैं। इसके अलावा अनेक ब्रह्मांड में आकाशगंगा है। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या है पिताजी। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। आगे सप्तर्षि तारों का समूह। सप्तर्षि कितने तारों का समूह होता है, 7 तारों के समूह को क्या बोलते हैं, सप्तर्षि, सप्तऋषि। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिस सबसे सप्तर्षि तारों के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसकी नामकरण ऋषियों के नाम पर कर दिया, जो इस प्रकार है, क्रतु, पुल्ला, पुलस्क, अत्रि, वरिष्क, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुला को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। अब ध्रुव तारा के बारे में जानेंगे। यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। क्या उत्तरी गोलार्ध क्या है, उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी अक्ष। उत्तरी गोलार्ध का मतलब समझे और उत्तरी अक्ष का मतलब जानेंगे। चलिए क्या है, उत्तरी गोलार्ध पे ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, अर्थ।
क्या है कि उत्तरी अक्ष इसको बोलते हैं उत्तरी अक्ष, इसे बोलते हैं दक्षिणी अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, समझ गए होंगे। उत्तरी अक्ष, दक्षिणी अक्ष, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। चलिए, विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। अब ये क्षितिज क्या है? क्या क्षितिज पर दिखाई देता है? क्षितिज क्या है? तो ये जो जिस भूमि पर हम लोग रहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक, और यहाँ से वे खड़े होकर इधर देखा तो उसे नज़र आता है कि आसमान कहीं न कहीं धरती से मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जहाँ भूमि और आसमान धरती से मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी जगह को क्या बोलते हैं? वह क्षितिज कहा जाता है। क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारों की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा का ज्ञान प्राचीन समय में करवाता था। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों के समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। ऐसे समूहों की संख्या कितनी है? 12। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों को नाम पर एक राशियों का नाम दिए गए हैं। ये नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी का परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन्हीं समूहों से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार का है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पूर्णवसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्य, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेति। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्रों को कितने दिनों में पार करती है? पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्रों को 14 दिनों में पार कर लेती है। इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। नक्षत्रों की अवधि कितने दिनों की? 14 दिनों की। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में बहुत संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र के मौसम की पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों का पता लगा, उसे नई नई जानकारियाँ मिली थी। वो काफ़ी खुशी खुशी घर लौटा था। हमें आशा है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट बच गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसे हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।